तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका और कोशिका के विभिन्न भाग उसके अंदर के और जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर। तो अभी देखते हैं कि कोशिका को क्या बोलते हैं। साइटो साइको नहीं ना, साइको मतलब पागल होता है। कोशिका का मतलब कोशिका को साइटो भी बोलते हैं। और इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। अब खोज या जनक मतलब सबसे पहले खोज कोशिका की किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मरी हुई एक कोशिका को देखा था। और एक जीवित कोशिका मतलब सबसे पहले एक जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वान लीवेन हुक। नाम ऐसे हैं, आपको याद करना पड़ेगा ही। जिसे इसकी सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और एक जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेन हुक ने की थी। अब इसका सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका तो है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका पूरा विश्व में है तो शुतुरमुर्ग का अंडे में पाया जाता है। मानव का सेल, मानव का जो स्पर्म है ना, स्पर्म जो पुरुषों में होता है वो सबसे छोटा होता है उसमें कोशिका। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका वो जो मादा में अंडाणु होते हैं ना उनके अंदर होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। अब मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है तो न्यूरॉन है, सबसे लंबी कोशिका होती है। और विभाजन रहित कोशिका, जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो वह है न्यूरॉन। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। इसको इतना तेज विभाजन होता है, इसको आधा काट दोगे ना तो फिर भी ये पुनः बन जाता है। जैसे छिपकली का पूछ है ना तो वहाँ एकदम कोशिका विभाजन होता है, इस चलते वो पुनर्निर्माण कर लेती है अपना अंग। अब कोशिका से ऊतक बनता है, विभिन्न ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, वो विभिन्न अंगों के तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भाग। तो सबसे पहला है कोशिका झिल्ली या फिर इसको मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये प्रोटीन का बना होता है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। और ये देखो बाहरी परत होते हैं ना जो कोशिका की, जो इनको पूरा मतलब घेरे रहता है एक थैली में। जैसे सामान रखते हैं हम तो एक थैली में रख लेते हैं, तो उसी टाइप से एक कोशिका के अंदर जितने भी हैं ना उनको एक थैली का कार्य करता है, उनको एक आकार देता है। तो ये देखो ये बाहरी जंग है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, यही है। अब ये कोशिका भित्ति, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, पेड़ पौधों में ना, पादप में, प्लांट में। और ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। इसका काम सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। जिसे ये कोशिका झिल्ली था ना, ये वाला कोशिका झिल्ली ऊपर वाला, तो इसके ऊपर ही एक लेयर रहती है मोटी सी, वो कोशिका भित्ति होती है। जिसे अंदर कुछ वो कोशिका भित्ति क्यों होती है, इसको डबल लेयर बोलेंगे, डबल परत बोलेंगे। तो क्यों होती है, जब अंदर की सामान हम कहीं खरीदते हैं तो ज़्यादा भारी सामान हो जाती है, इस टाइप के सामान की प्लास्टिक फट जाएगा तो हम उसमें डबल पन्नी लगा देते हैं, इस सामान फटे ना, आसानी से सुरक्षित रहे। तो उस स्थिति में हम डबल पन्नी लगा लेते हैं। तो उसी टाइप से ये कोशिका भित्ति भी वही कार्य करती है, सुरक्षा व आकार प्रदान करने का। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। हीमोग्लोबिन श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को इन कोशिकाओं में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन है ना वो रक्त में मिल गया, अब उसको कोशिकाओं तक पहुंचाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी हीमोग्लोबिन। अब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। अब यह माइटोकॉन्ड्रिया अब वहाँ एक क्रेब्स चक्र चेन चलता है, जिस चक्र को क्या कहते हैं, क्रेब्स कहते हैं। और इसकी खोज क्रेब्स ने की थी, इसलिए इस चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम पीयूष है, तो अगर मैं इस चक्र को खोजा होता तो मैं भी अपने को मतलब चाहता कि मेरा भी नाम युगों तक मतलब आगे भी लोग जाने, तो मैं अपना नाम पीयूष चक्र कर देता, ऐसे कुछ कर देता, कुछ भी। तो उसी टाइप से ये क्रेब्स थे वैज्ञानिक, इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
ये शोषण का ये रिएक्शन को देखा, ये चेन कि हीमोग्लोबिन शोषण के दौरान ऑक्सीजन इन कोशिकाओं में पहुंचा रहा है और कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक चक्र चला रहा है। तो इस चक्र को मैंने ढूंढा है, तो ये चक्र को मैं अपना नाम दे दूंगा। तो इसे ये क्रेब्स थे, इन्होंने ये चक्र ढूंढा कि इस टाइप का ऑक्सीजन का चक्र चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो उस चक्र को क्रेब्स चक्र कर दिया, अपने नाम से जोड़ दिए। अब क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी बनता है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनता है और तथा 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। देखो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया ना बबुआ। सेल के अंदर O2 को लेकर शोषण करता है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर शोषण करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर शोषण करता है, सबको देता है, भाई लो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, लो 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 लो, इस टाइप से। अब इसके आंतरिक जो ये जो जैसे है ना, ये इसके अंदर के जैसे कोशिका भित्ति है, इसके अंदर का भाग उस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर के भाग को क्रिस्टी कहते हैं। पूछता है कभी कभी एग्जाम में ना, इसके आंतरिक भाग को क्रिस्टी कहते हैं। अब देखते हैं गोल्जी बोजी या फिर केमिलो, ये इसका अध्ययन केमिलो गोल्जी ने किया था। देखो नाम भी देख रहे हो, केमिलो गोल्जी है, अब अपने नाम को ही वो ये गोल्जी बॉडी दे दिया है, गोल्जी दे दिया है, गोल्जी का है, इस टाइप से। अब ये कार्य काम क्या करता है, तो ये ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा का। जैसे कि हम लोग एक धावक है या फिर एक वॉलीबॉल प्लेयर है या फिर एक बैडमिंटन प्लेयर है, रनिंग करता है कोई आदमी मान लो ना, तो उसको सबसे ज़्यादा शक्ति उसको की ज़रूरत उसको पैर में है। तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो परिवहन करने का कार्य करेगा, ठीक ना। जहाँ ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ ऊर्जा को ले जाता है। जैसे हाथों में ज़्यादा ताकत लग रहा है तो हाथों में लाएगा, और ओवरऑल शरीर से। जैसे नहीं देखते हो खाना खाते हैं ना हम लोग, तो अधिक खाना खा देंगे तो बहुत ज़्यादा उसको पचाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो एकदम नींद लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पूरे शरीर से वो ऊर्जा को खींच के, कौन? गोल्जी बॉडी पूरे शरीर से ऊर्जा को खींच के कहाँ दे देता है? हाथों में दे देता है, पैरों में देता है, जहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है तो खाना खाए थे तो कहाँ जरूरत था? पेट में है। तो खाना खाने के बाद पेट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लग रहा है तो पूरे शरीर से ऊर्जा खींच के पेट को दे देता है, जिससे शरीर सुस्त हो जाता है, क्योंकि पाचन क्रिया में बहुत ऊर्जा लग रहा है। तो पूरा शरीर में ऊर्जा खींच के उसको दे दिया। अब भाई शरीर तो ढीला पड़ गया, सुस्त पड़ गया, इसलिए हम लोग को नींद लगता है खाना खाने के बाद, अधिक खाना खाने के बाद। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से होता है गोल्जी बॉडी। अरे गोल्जी बॉडी, ये देखिए इस टाइप से संरचना होती है इसकी। अब रसधानी ना, रसधानी होती है जिसको वेक्यूल्स भी बोलते हैं। ये ह्यूमन के अंदर 65% पानी होता है। ये पानी हमें अंदाजा नहीं लगता है कि हम लोग 65% पानी है शरीर का, वायर आधा से अधिक शरीर में हमारा पानी ही है। तो ये जो जल है ना हम लोग पीते हैं वो नहीं है ना, ये आगे से ही हमारे शरीर में स्टोर रहता है, चाहे पिए चाहे ना पिए। तो ये 65% पानी होता है। अगर इसमें से 1% भी कम हुआ ना तो आदमी को तुरंत प्यास लगती है, और 10% कम हो गया ना तो एकदम मरने की स्थिति आ जाती है। तो ये क्या कार्य करता है? जल को संग्रह करने का कार्य करता है। व्हीकल्स देखो इस प्रकार से होते हैं, कोशिका के अंदर कई सारे व्हीकल्स होते हैं। ये व्हीकल्स ये जल को स्टोर करके रखते हैं, जिन्हें रसधानी भी कहते हैं। अब देखते हैं सेंट्रोसोम यानी कि तारक। अब इसकी खोज बोबरी ने किया है, याद रखना। कोशिका विभाजन का कार्य करता है, पुनर्निर्माण का कार्य करता है, और सबसे ज़्यादा ये तारक काय कहाँ पाएगा? अगर कोशिका विभाजन हो रहा है मतलब पुनः अच्छा मतलब चोट वोट ठीक कर रहा है, या फिर कह लो कि नई कोशिकाओं का जल्दी जल्दी निर्माण कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? बताया था शुरू में ही कि सबसे ज़्यादा तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होती है? लीवर में। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होती है? ये न्यूरॉन में। उसी टाइप से ये तारक का है, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण न्यूरॉन यानी कि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण हमें वहाँ अगर चोट वोट लग गया ना तो ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए डॉक्टर ये पुलिस लोग कहते हैं कि बबुआ तुम हेलमेट लगा के ही बाइक चलाया करो। और जो ब्रेन है, ये लीवर है ना, लीवर इसको आधा भी काट दोगे ना तो ये पूरा निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इनका सेंट्रोसोम बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो सेंट्रोसोम ये स्टार नुमा टाइप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आएंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या कार्य करता है? आंतरिक
कंकाल का इस प्रकार से देखो फैला हुआ है, इमेज में दिख रहा होगा। तो ये क्या कार्य करता है, आंतरिक कंकाल का कार्य करता है, आंतरिक रूप से कोशिका को सहारा देता है। और ये इसमें क्या होता है, वसा का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वसा का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अंतःपर्दव्य जालिका दो प्रकार की पाई जाती है, एक रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ, एक खुरदुरा और एक एकदम स्मूथ वाला। खुरदुरा कैसे, इसके बीच में डॉट डॉट कुछ दिख रहा है, हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये खुरदुरा है। और ये स्मूथ है, इसके अंदर पूरा खाली दिख रहा है चिकना, ये स्मूथ वाला है। तो तो ये दो प्रकार की पाई जाती है, एक स्मूथ और एक रॉक। तो स्मूथ साइड में क्या बनता है, वसा, और जो रॉक होता है, जो खुरदुरा होता है, वहाँ राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। यहाँ प्रोटीन बनता है और यहाँ वसा। समझ में आ गया। सॉफ्ट में वसा बनेगा और खुरदुरा वाले में प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन को कौन बनाता है, राइबोसोम। ये जो डॉट डॉट है ना, ये राइबोसोम है। डॉट डॉट थोड़ा दिख रहे होंगे खुरदुरा टाइप से, यही राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। अब देखेंगे राइबोसोम, ठीक ना। इसकी खोज पलाडे ने की थी। ये क्या काम करता है, अभी बताया था मैंने, क्या काम करता है ये, प्रोटीन का निर्माण करता है। कहाँ किया था ये, कहाँ किया था ये किया था रॉक्ड यानी खुरदुरा वाले, ये खुरदुरा वाले जो था ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुरदुरा वाला भाग, खुरदुरा वाले में, तो इसमें राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता था। तो हम राइबोसोम पढ़ेंगे अब। राइबोसोम की खोज पलाडे ने की थी। ये क्या कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब सेटिमेंशन कोफिशिएंट के अनुसार ये, इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब किसी चीज को, हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट को, तो देखते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा पानी में गया और कौन थोड़ा ऊपर रह गया, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो तो जो सबसे ऊपर रह गया उसको बोलते हैं 70S, और जो 80 चला, ये नीचे चला गया भारी था जो, वो 80S। तो 70S छोटा होता है जो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये मतलब बहुत छोटे होते हैं, ठीक। और जो 80S है ना, जो बड़ा 80S वाला जो बड़ा है, वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और इसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। अब केंद्रक आएंगे। राइबोसोम तो देख लिया आपने, इस प्रकार से होते हैं, डॉट डॉट टाइप से। अब केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्र कहाँ पाया जाता है, सेंटर में। तो केंद्र के अंदर क्या क्या होता है, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक, ये तीन चीज होते हैं। और केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जिस टाइप से हमारा ब्रेन चलाता है, उस टाइप से कोशिका को यह केंद्रक चलाता है। अब लाइसोसोम देखेंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। अब ये क्या कार्य करता है, जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, हाइड्रोलाइटिक हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, ठीक। यह कोशिका को पाचन करता है, और इसको सुसाइडी बैग या आत्महत्या की झोली भी बोलते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, यह स्प्लीन यानी कि प्लीहा तिल्ली में जाता है। आरबीसी, इसका जीवन काल तो पता ही है, 120 दिन का होता है। तो अब आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, इसमें लाइसोसोम तो होता नहीं है, तो कोशिका का पाचन कैसे होगा इसका, तो ये अपने कोशिका को कहाँ ले जाता है, स्प्लीन प्लीहा तिल्ली ले जाता है, वहीं जाके ये मरता है। देखो लाइसोसोम किस टाइप से बबल नुमा दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, और ये कोशिका के अंदर सबसे बड़ा बड़ा चीज है, और ये 80% इसमें क्या होता है, जल होता है। तो जीव द्रव्य दो टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ देखना ना, जैसे अगर कोशिका के अंदर है, जीव द्रव्य दोनों साइड होते हैं, कोशिका के अंदर भी कोशिका के बाहर भी। तो अगर कोशिका के अंदर है ये चीज, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका द्रव्य। और अगर केंद्रिका से बाहर है, बस कोशिकाओं में फैला हुआ है,
बाहर की कोशिका में फैला है तो इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका को क्या बोलते थे, शुरू में बताया था मैंने, साइटो, तो इसलिए उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और केंद्र के अंदर है, इस केंद्र के अंदर है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य। ये देखो जैसे कोशिका है, ये कोशिका के बाहर है, मतलब कोशिका के बाहर नहीं, केंद्र के बाहर है तो क्या बोले हम लोग इसको, कोशिका द्रव्य। केंद्र के अंदर है तो केंद्रिका द्रव्य। कोशिका के ये केंद्र के बाहर है तो कोशिका द्रव्य, केंद्र के अंदर है तो केंद्रिका द्रव्य। ठीक, अब 12वां देखेंगे, सीलिया या फ्लेजिला। यह हेयर नुमा संरचना होती है और यह कोशिका के बाहर होती है। ये देखो जैसे ये कोशिका है, इसके बाहर ऐसे बाल नुमा होती है ये संरचना। तो ये जो बड़ी बड़ी बाल दिख रही है इमेज में, बड़ी बड़ी बालें, तो बड़ी बड़ी जो बाल है इसको फ्लेजिला बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं। और जो पीछे साइड देख रहे हैं आप, छोटी छोटी है ना जो, इसको सीलिया बोलते हैं। ठीक, फ्लेजिला और सीलिया। अब 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 सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये पाया किस में जाता है, तो ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। जब स्पर्म मादा के अंडाणु में जाता है ना, तो ये स्पर्म इसी फ्लेजिला और सीलिया के माध्यम से आगे गति करता है। इसी से ये सीलिया फ्लेजिला के माध्यम से आगे गति करता है। ठीक, समझ रहे होगे। अब जैसे कि आउटर पार्ट है ना, जैसे हमारे शरीर का आउटर पार्ट में ये रहता है, अब तो ये मूवमेंट देगा, तो ये मूवमेंट देने का कार्य करता है और फीडिंग भी करता है। अब फीडिंग फीडिंग समझ रहे हैं ना, चूसना, खींचना, एब्जॉर्प्शन। अब फ्लेजिला फ्लेजिला बड़ा होता है और सीलिया छोटा होता है। ठीक है, सीलिया फ्लेजिला समझ गए आप क्या होती है। कोशिका के बाहर रोमिका अनुमा संरचना होती है, बड़ी 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 रोमिकाओं को हम फ्लेजिला कहते हैं, छोटी वाली को सीलिया कहते हैं। यह हमेशा हमारे यह मूवमेंट प्रदान करती है कोशिका को और फीडिंग का कार्य करती है। यह कोशिका के बाहर होती है। फ्लेजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है, बस सही है। अब 13वां देखेंगे हम, लवक। लवक जिसे बोलते हैं प्लास्टिड। तो ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, सबसे बड़ा चीज है प्लांट का मतलब कोशिका के अंदर सबसे बड़ा पार्ट यही है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड यानी कि प्रकाश संश्लेषण से जो बना प्लास्टिड, प्रकाश संश्लेषण तो प्लांट में ही होगा, ये प्लांट में ही ना होगा यार दोस्त। अपने एनिमल, अपने हम लोग में तो होता नहीं है प्रकाश संश्लेषण, तो इन्हीं लोग में होगा, प्लांट में ही, पत्तों वत्तों में, पेड़ पौधों में। तो लवक से क्या बना, लवक से क्रोमोप्लास्ट बनता है, ल्यूकोप्लास्ट बनता है और क्लोरोप्लास्ट बनता है। ये 3 चीज होते हैं। क्रोमोप्लास्ट भोजन बनाता है, हरित लवक बोलते हैं इसे। ये पत्तों वत्तों में पाया जाता है, भोजन को बनाएगा। और ये पत्ते और तना पाया जाता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो भोजन को ग्रहण करेगा। ये अवर्णित लवक है, मतलब इसके अंदर रंग वंग नहीं होता, तो बिना बेरंग, मतलब रंग की जरूरत कहाँ नहीं होती, जड़ में, मूल में, उसको कौन देख रहा है, तो जड़ और मूल में रहता है ये, भोजन को संग्रह करके। अब ये रंग देता है किसको, भोजन को, क्यों, क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। तो ये भोजन बनाया, ये स्टोर किया और ये क्या किया, उसको रंग दिया। भोजन बनाया कौन, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाया, ल्यूकोप्लास्ट उसको संग्रहित किया और जो क्रोमोप्लास्ट है उसको रंग दे दिया। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में, तना में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट जड़ मूल, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान किया। बस सिंपल सी बात है। रंग प्रदान मतलब समझ रहे हो, उसको रंग देता है। जैसे कि गाजर का रंग कैरोटीन यौगिक के कारण होता है, चुकंदर बीटानोन, टमाटर लाइकोपीन, और जितने भी फल पीले रंग के दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला होता है, उन सब का पीला रंग होने का कारण जेंथोफिल है। ठीक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक यानी कि ये कैसे दिखाई देता है देख लीजिए, ये यही रंग देता है ना क्रोमोप्लास्ट, ये रंग देने का कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये ल्यूकोप्लास्ट ये भोजन को संग्रह करके रखता है, अवर्णित लवक ही बोलते हैं इसको। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है, हरित लवक ही बोलते हैं इसको। और ये क्या करता है, ये भोजन का निर्माण करता है।
तनों में, पत्तियों में होता है। और ये जड़ मूल में, और ये बस रंग प्रदान करेगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। ठीक, तो लवक इतना ही था। अब नेक्स्ट देखेंगे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा। गुणसूत्र के अंदर क्या क्या? ये केंद्रिका में उपस्थित होते हैं डीएनए, आरएनए और जीन्स। ठीक है, मानव में 46 यानी कि 46 को जोड़ी बनाएंगे, तो 46 का आधा हो जाएगा 23 जोड़ी। अब मेल में 44 प्लस 2, मतलब 44 प्लस 2 46 ही होते हैं। तो मेल यानी कि हम लोग पुरुष, तो उनका XY होता है, और फीमेल यानी कि उनका भी 44 प्लस 2, तो उनका भी XX होता है उनका। ठीक, ये याद रखना। मेल पुरुषों में XY, महिलाओं में XX। अब गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे ही आप कोशिका के केंद्र को, न्यूक्लियस को फाड़ोगे ना, तो उसके अंदर का जो गुणसूत्र है ना, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब देखते हैं जंतु कोशिका, पादप कोशिका में तो सब हो गया, क्लियर है, सब बता दिया ही मैंने। अब देखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, क्या डिफरेंस है। तो जंतु कोशिका जो होती है, यानी कि हम लोग इंसान, जीव जंतु जो आ गए, जानवर, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, तो इसमें ये जो कोशिका है, हमारी जो कोशिका है जंतु की, वो पादप से छोटी होती है और थोड़ी गोल नुमा होती है, और इनकी थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ा चौकोर नुमा होती है। हमारे जो वेकल्स हैं, इनकी तुलना में हमारे वेकल्स छोटे होते हैं। हम सिर्फ 65% हमारे शरीर में पानी होता है, लेकिन इनका 80% पानी होता है इनके शरीर में, 80% 85%। तो हमारे वेकल्स कम पानी स्टोर करते हैं, इसलिए छोटा होता होगा। नाम से स्पष्ट ये समझ रहे होंगे, व्हीकल्स, ये राजधानी बोलते हैं इसको ना, ये जल को संग्रह करता है। तो ये छोटा होता है हम लोग में, और इनका व्हीकल्स बड़े होते हैं, इनमें ज़्यादा पानी पाया जाता है। जैसे पपीता के, केला के पेड़ देखे हो ना, कितना पानी होता है उसके शरीर में, उस टाइप से। तो उनके में व्हीकल्स बड़े होते हैं। अब सीलिया फ्लेजिला, तो सीलिया फ्लेजिला ये सिर्फ क्या करता है, जीन्स जैसे हो गए ना, कोशिका को मोशन प्रदान करता है, गति प्रदान करते हैं सीलिया। फ्लेजिला बड़े हेयर होते हैं, और सीलिया जो होता है वो छोटे हेयर को बोलते हैं। तो ये भाई, ये तो स्पर्म, ये तो निषेचन हो गया ना, ये सब क्रिया, तो ये तो ह्यूमंस में ही होता है, जीवों में होता है, जीव जंतु में। प्लांट में तो होगा नहीं, तो प्लांट में ये नहीं होता है। ठीक, तो ये भी एक अंतर हो गया। और लाइसोसोम यानी कि जल अपघटक एंजाइम, लाइसोसोम आत्मघातक झोली जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ जंतु पाया जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टेड और कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, ये सब चीज़ पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं होता है, हम लोग में कोशिका झिल्ली से ही काम चल जाता है। प्लास्टेड, लवक, इनमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, प्रकाश संश्लेषण तो इनमें होता है, हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। तो ये अंतर थे। अब देखेंगे कि हम दोनों में क्या क्या सिमिलर हैं, एक जैसे दोनों में क्या पाया जाता है। तो झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो दोनों पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ भाई, ऊर्जा बनेगा तभी तो, श्वसन होगा तभी तो, क्रेब्स चक्र चलेगा तभी ना, दोनों को भी ऊर्जा की जरूरत है। राइबोसोम 80S AR, राइबोसोम यानी कि 80S, दोनों को 80S की जरूरत पड़ती है। बताया था ना 70S 80S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार 70S 80S, पानी में डुबाने वाला विधि बताया था ना, तो वही है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवीय जालिका में था राइबोसोम। और किधर था? इधर खुरदुरा वाले में, रॉग वाले में था राइबोसोम। क्या करता था? प्रोटीन का निर्माण करता था। तो भाई उससे ऊर्जा मिल रहा है, तो दोनों को ही प्रोटीन चाहिए भाई, दोनों को ही विकास करना है। ठीक, तो राइबोसोम भी दोनों में पाया जाएगा। अब गोल्जी बॉडी भी किन में पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो गोल्जी का भी दोनों में पाया जाएगा। गोल्जी का क्या कार्य करता है? ऊर्जा का परिवहन, तो दोनों में ही इसकी जरूरत है ऊर्जा का परिवहन के लिए। अब केंद्रक, न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है कंट्रोल करने के लिए, दोनों की कोशिकाओं में। ठीक, अब ये है क्या है? सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा, तारक का है। क्या करता है ये?
कोशिका का विभाजन, ठीक। तो कोशिका विभाजन दोनों में होता है। अब यही थे इनमें डिफरेंस। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने न्यूक्लियस ये हमने देखा आज, और अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य किया, तो इसकी खोज तो ऑल्टमैन ने की थी। हीमोग्लोबिन जो श्वसन ले जाता था ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन कोशिका को दिया, और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कहाँ होता है, पूछता है ना। कोशिका के अंदर श्वसन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। क्रेब्स चक्र चलता है इसके अंदर, एटीपी क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी बनता है तथा 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है, ठीक है। सेल के अंदर O2 को लेकर श्वसन करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखते हैं राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। गोल्जी का है, उस ऊर्जा जो मिला उसका ऊर्जा का परिवहन करेगा। और AR इसमें दो टाइप्स हो गया, एक रॉक्ड और एक सॉफ्ट। सॉफ्ट वाले में वसा बना, और रॉक्ड वाले में रॉक्ड वाले में प्रोटीन बना। और ये वैक्यूल्स यानी कि राजधानी, इसमें क्या हुआ, जल स्टोर रहेगा। लाइसोसोम ये जल घटक एंजाइम छोड़ता है, कोशिका का पाचन करता है। कोशिका जब खराब हो जाती है तो उसको जला देता है, गला देता है। और जो कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम, तो वो कहाँ जाके अपना दम तोड़ती है, 120 दिन खत्म होने के बाद प्लीहा तिल्ली में जाती है, ठीक है। प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं उसको, उसमें चली जाती है, जमा हो जाती है। अब ये क्या है, सेंट्रोसोम क्या कार्य किया, ये कोशिका को विभाजन करता है। सबसे अधिक ये कहाँ पाया गया, लीवर में, और किस में नहीं पाया गया, ब्रेन में चोट लग जाएगा तो ठीक नहीं हो पाता, और लीवर में कट फिट गया कुछ भी तो लीवर पुनः निर्माण हो जाता है, स्टार नुमा इसकी संरचना होती है, ठीक। तो अब इसी में हम देख लेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। तो जैसे कि बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर में, तो जो यूकैरियोटिक थे, हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, यूकैरियोटिक में एनिमल और प्लांट दोनों पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं, ये ना समझा रहा हूँ। तो देखो सेल दो प्रकार के हो गए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक। जंतु पादप नहीं, उनसे भी ऊपर लेवल पे अंतर देखेंगे हम कोशिकाओं में, तो क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक होगा और एक यूकैरियोटिक, ठीक। जो यूकैरियोटिक है यानी कि हम लोग भी इसमें आएंगे, और प्लांट भी इसमें आता है, और जंतु कोशिका, पादप कोशिका आती है। और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इसके आरंभिक कोशिका कहते हैं, और अविकसित होती है यह केवल मुख्य अंग होते हैं इसके अंदर, जैसे कि नीलहरित, शैवाल, ठीक है। जीवाणु समझ रहे होगे। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होती है। इनमें न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक जो कि यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, तो क्या क्या है, तो इसमें न्यूक्लियस में झिल्ली नहीं होती। जैसे हमारी कोशिकाओं में एक बीच में झिल्ली थी, केंद्र के पास झिल्ली थी, तो इसकी केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है। उसके केंद्रक के जो अंदर के मटेरियल है वो ऐसी पूरे कोशिका में घूमते रहते हैं। अब श्वसन यानी कि जीव द्रव्य में होता है, हमारी श्वसन कहाँ हुई, कोशिका के अंदर श्वसन कहाँ होता है, हम लोग में यूकैरियोटिक में, हम लोग में पादप में कहाँ हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अंदर कहाँ हो रहा है, जीव द्रव्य में। हमारे जीव द्रव्य में पानी भरा हुआ था, इसके अंदर जीव द्रव्य ही का शोषण कर रहा है। तो ये अंतर है, हमारा शोषण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, इसका शोषण जीव द्रव्य से होता है। अब बस इतना ही चीज था। अब देखेंगे क्या क्या दोनों में सिमिलर है। तो सीलिया फ्लैजिला हम लोग में भी पाया जाता है, और ये जो जीवाणु है इनमें भी पाया जाता है, और डीएनए दोनों में होता है, जीव द्रव्य दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण भी दोनों में होता है। इधर प्लांट में तो होगा ना, जैसे कि समझ रहे होगे, जैसे कि यूकैरियोटिक में हम दोनों आते हैं, पादप भी आता है, जंतु भी आता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें तो हो ही रहा है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में भी होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट तो है ना यूकैरियोटिक में,
भले जंतु में नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन प्लांट में तो होता है ना, तो दोनों ही माना जाएगा, दोनों में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी लिख दिया है। अब झिल्ली, झिल्ली इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। अब भित्ति, भित्ति दोनों में पाया जाता है, इसमें ये प्लांट में पाया जाता है कोशिका भित्ति, और इनके में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। फर्क बस इतना है, हमारा जो भित्ति है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और इनका जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। अब इनका हमारा राइबोसोम में ये अंतर है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम में ये अंतर है कि हमारा राइबोसोम 80S का होता है और इनका राइबोसोम 70S का होता है। ठीक, अब इसके अंतर देख रहे हो, इसमें कितना कितना बहुत कम चीज़ पाया गया जी, और हमारे अंदर तो बहुत सारा चीज़ बनता है। तो इसको बनना आसान है कि इसको बनना, किसका कोशिका विभाजन होना जल्दी आसान है, तो इसी का ना आसान है, इसमें बहुत कम चीज़ पाया जा रहा है। ये अब मतलब ठीक से कंप्लीट भी नहीं है, बहुत कम चीज़ में ही ये बस मेन चीज़ है बस इसमें, तो ये जल्दी नहीं निर्माण होगा, बहुत कम चीज़ है। तो हम लोग का बहुत सारा चीज़ है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम है, ये सब सीलिया फ्लेजिला, डीएनए वीएनए, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, झिल्ली, प्रकाश संश्लेषण, ये सब चीज़ है। तो इसको निर्माण होने में टाइम लगता है और इसमें जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसमें वायरस बैक्टीरिया जो है ना, कोरोना वाला था जो, ये इसी के माध्यम से जल्दी तीव्र फैलता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।